हेलो दोस्तों। आज हम आपको लेज़र के बारे में बताना चाहते हैं। लेज़र आपने बहुत बार सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। बच्चों के पास जो छोटे छोटे से खिलौने होते हैं टॉर्च टाइप के, वो अक्सर लेज़र के भी बनते हैं। जैसे एक टॉर्च होती है, शायद आपने देखी होगी बच्चों के पास। उसको जब आप खोलते हो, उसकी बटन दबाते हो, तो काफ़ी दूर तक उसकी लाइट आपको जाती हुई दिखाई पड़ती है। और वो लाइट खासकर एक पर्टिकुलर कलर की होती है। जैसे रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, या फिर और किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट हो सकती है। ठीक है। और वो लाइट की खास बात क्या होती है, जितनी भी दूर आप उसे फेंकना चाहें, लाइट को जितनी भी दूर डालना चाहें, उतनी दूर लाइट जा सकती है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फोकस भी उसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइट डाली पूरे डाइवर्ज हो गई, पूरे दीवार पे फैल गई, वो नहीं होता है। लेज़र लाइट एक पिन पॉइंट टाइप की, किसी भी एक पॉइंट पर हम फोकस कर सकते हैं उस लाइट को। ठीक है। लेज़र लाइट आपने डे टू डे लाइफ में अच्छे ढंग से देखी है, खूब देखी है फिलहाल। लेकिन अब लेज़र होता क्या है, मेन चीज़ ये है लेज़र होता क्या है, उसे हम कैसे उसकी साइंस को समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए आज बात करते हैं लेज़र के ऊपर। ये एक बीएससी का टॉपिक है और काफ़ी फेमस टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल पर्पज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे वाइवा में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेज़र की। जैसे लेज़र वर्ड कह रहा है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझते हैं। लेज़र होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। ये फुल फॉर्म है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी साइंस अभी हम समझेंगे। ठीक है। जैसे लेज़र्स एक्चुअली अगर साइंस की भाषा में बात करें तो लेज़र क्या क्या कर सकता है। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो एक इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की, हाई इंटेंसिटी की आप लाइट समझ सकते हो। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक पर्टिकुलर कलर की। कोहेरेंट मतलब सेम फेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। एंड यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है। उस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं लेज़र लाइट। ठीक है। अब जैसे ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसमें क्या होता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, कभी कभी फेज उसके एक ही कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं हो सकता है, कई सारी ड्रॉबैक्स हो सकती हैं ऑर्डिनरी लाइट में। ठीक है। अब वही मोनोक्रोमेटिक बट नॉट कोहेरेंट, ऐसी लाइट जो मोनोक्रोमेटिक है लेकिन कोहेरेंट नहीं है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की, यानी एक ही कलर का मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड यानी कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें कोहेरेंसी नहीं, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं। किसी का फेज डिफरेंस ज़्यादा है, किसी का फेज डिफरेंस कम है, ये सारे वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है। अब लेज़र बीम में क्या होता है, लेज़र बीम जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। मेन पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक ही कलर की, एक ही कलर मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, और कोहेरेंट होती है, यानी कि उसके फेज का डिफरेंस भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। लेज़र लाइट आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इमिशन। लेज़र लाइट जो वर्क करती है उसके पीछे का साइंस क्या होता है। एक्चुअली लाइट इमिट करती है, ऑब्वियस सी बात है, लेज़र में लाइट इमिट करेगी तभी तो हम लाइट को देख पाएंगे, कहीं भी फोकस करेंगे उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो इमिशन, एक जनरल टर्म में इमिशन दो प्रकार के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन और दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन यानी सेल्फ इमिशन जिसे हम बोलते हैं, ये अपने कहीं भी एटम में हो सकते हैं, जहाँ नॉन लेज़र लाइट के केस में स्पॉन्टेनियस या सेल्फ इमिशन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेके एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर कुछ स्मॉल टाइम के बाद एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता और एनर्जी इमिट कर देता है। ठीक है। और ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी, किसी फॉर्म में भी हीट एनर्जी हो सकती है। ठीक है। और ये एनर्जी जो निकलती है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी निकलती है, इसमें कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इरेगुलरिटी होती है इसमें, और नॉन कोहेरेंट होती है लाइट। ठीक है। अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की। यही इमिशन जो है, यही लेज़र में यूज होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट में है, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। कैसे गया है वो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी है, और हमने उसमें उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जितनी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी गैप है। यहाँ पर एनर्जी गैप जिस फ्रीक्वेंसी का है, मान लीजिए E माइनस EG का जो गैप है h न्यू एनर्जी का है, h न्यू एनर्जी का, उसी एनर्जी की हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी दी, एनर्जी की लाइट डाली है, कुछ भी डाला। ठीक है, अब जो ये लाइट जाएगी इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, और इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। जब ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एनर्जी इमिट करेगा, और उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि जो इनका एनर्जी का डिफरेंस होगा, और उसी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही हमने लाइट दी थी, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी इंसिडेंट की भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन का गैप की वजह से जो एनर्जी आ रही है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है वो भी निकलेगी। दो टाइप की एनर्जी निकलेंगी और दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी। ठीक है, इस टाइप के इमिशन को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, इमिटेड फोटॉन्स आर ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी। जो भी इमिटेड फोटॉन्स होते हैं उनमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है, और ये एग्जैक्टली कोहेरेंट होते हैं, और इसी टाइप के इमिशन का यूज होता है लेजर बीम्स में। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं आगे पॉपुलेशन इन्वर्जन वगैरह की। ठीक है, बात करते हैं आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट के बारे में, कि आइंस्टीन के ए और बी कोफिशिएंट लेजर के बारे में क्या बता रहे थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सेल्फ इमिशन के लिए, तो सेल्फ इमिशन में मान लीजिए ग्राउंड स्टेट पर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है इनिशियल स्टेट में। फाइनल स्टेट में क्या होगा, सेल्फ इमिशन के केस में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और आते टाइम पे वो H∈12 की एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होगा स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन के केस में क्या होगा कि पहले से ही हम एनर्जी देंगे H∈12 की। ठीक है, वो एनर्जी देंगे जो इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, उसी एनर्जी की लाइट या फिर बीम हम डालेंगे। ठीक है, इनिशियली। फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और वही एनर्जी रिलीज भी करेगा। ठीक है, उन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि दो टाइप की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आ जाएगी, एक तो हमने इनिशियल एनर्जी जो डाली थी वो, और इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी रिलीज की वो। ठीक है, यानी कि दो लाइट बीम आ गई हैं सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन में। और एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि जैसे हमने H∈12 की एनर्जी डाली इनिशियल स्टेट में, इलेक्ट्रॉन है 3 ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन है 3 एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ग्राउंड स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे एब्जॉर्प्शन के केस में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कुछ टर्म्स को मान रहे हैं। जैसे बात करें N1 को हम मान के चल रहे हैं। N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट फर्स्ट, यानी कि जो नीचे वाली एनर्जी स्टेट है उसमें कितने एटम हैं उसे हम N1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, N2 क्या, नंबर ऑफ एटम इन एनर्जी स्टेट 2, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें कितने एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम मान के चल रहे हैं एनर्जी स्टेट 2। ठीक है, यानी N2 मान के चल रहे हैं, उसमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम N2 से मान के चलेंगे, कैलकुलेशन में हम उन्हें N2 लेके चलेंगे। ठीक है, रेडिएशन डेंसिटी U12 करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी nu12, यानी कि जो nu12 है इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसे हम U12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी रखती है, एनर्जी रखेगी तो एनर्जी डेंसिटी भी होगी, एनर्जी डेंसिटी को हम U12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आइंस्टीन के कोफिशिएंट का यूज होएगा। तो रेट ऑफ सेल्फ इमिशन क्या होगा, सेल्फ इमिशन मतलब ऊपर के स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, यही तो है सेल्फ इमिशन।
तो रेट ऑफ सेल्फ इमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 होगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जितने भी एटम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा एटम होंगे तो ज्यादा ही सेल्फ इमिशन होगा, ठीक है। तो आर ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल्फ इमिशन को, तो आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 है, ठीक है। तो आर ए इक्वल टू A12N2, A12 यहाँ पर जो टर्म आया है वही आइंस्टीन का ए कोफिशिएंट है, ठीक है। A12N2 के बराबर होगा आर ए। अब बात करते हैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, जिसे आरबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2 के, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरबी, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट, ठीक है। और स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा U12 के। U12 यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने डाली है, जो फ्रीक्वेंसी हम डाल रहे हैं उससे रिलेटेड जो एनर्जी डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा ये रेट, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो Rb इक्वल टू B12N2 U12 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है, B12 जो टर्म आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं आइंस्टीन्स का बी कोफिशिएंट, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसे हम आरसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1, यानी कि एब्जॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट ज्यादा होंगे तभी तो एब्जॉर्ब ज्यादा करें। तो आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 के, ठीक है। एंड आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U12 के, यानी जितनी एनर्जी डेंसिटी हम डालेंगे, जितनी अच्छी एनर्जी डेंसिटी होगी, जितनी हाई एनर्जी डेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा एटम ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब होके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 है और आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U12 है। कंबाइन करेंगे तो आरसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B12N1 U12 के बराबर आएगा। यहाँ पर B12 है वो आइंस्टीन का बी कोफिशिएंट, दोनों यहाँ पर सेम है, B12 और B12 दोनों केसेस में सेम ही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है, ओके। अब हम बात करते हैं लेजर एक्शन, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड ऑप्टिकल पंपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो एग्जैक्टली लेजर एक्शन होता क्या है, लेजर एक्शन यानी कि लेजर बीम का निकलना, ठीक है। लेजर बीम कब निकलेगी, जब सेल्फ इमिशन कम होगा और स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब सेल्फ इमिशन रिलेटेड था आइंस्टीन के ए कोफिशिएंट से, स्टिमुलेटेड इमिशन रिलेटेड था आइंस्टीन के बी कोफिशिएंट से, यानी कि ए अपॉन बी का रेशियो कम होना चाहिए तभी आपका लेजर एक्शन होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेटा स्टेबल स्टेट का होना जरूरी है, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट होएगी जहां पर आपका सेल्फ इमिशन कम होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन इस स्टेट से इस स्टेट के लिए ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उस स्टेबल स्टेट यानी कि उस मेटा स्टेबल स्टेट का होना जरूरी है, ठीक है। एक खास बात और होती है कि जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है इसका लगभग ये 10⁻³ सेकेंड तक एग्जिस्ट रहती है, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट होती है वो 10⁻10 सेकेंड तक रहती है, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। यानी कि ये स्टेट काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और ये टेम्परेरी स्टेट कह सकते हैं हम, ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट को टेम्परेरी स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इमिशन को इस स्टेट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए कोई एटम्स हैं, उन्होंने एनर्जी गेन की और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, वो पहले मेटा स्टेबल स्टेट में जाएंगे, ठीक है। और एक खास बात और हम आपको बता दें, जब आपका ग्राउंड स्टेट से एटम ऊपर जाता है यानी कि ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस जाने के प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। यानी कि एटम की संख्या ग्राउंड स्टेट से घटा के हम एक्साइटेड स्टेट में बढ़ा रहे हैं, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किया कैसे जाता है, वो ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए किया जाता है। जिस प्रोसेस से पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर
ग्राउंड स्टेट पर एक ऑप्टिकल फिनोमेना करते हैं, यानी कि कोई हम लाइट डालते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो ये एटम उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये एटम क्या करेंगे, सेल्फ इमिशन करेंगे और सेल्फ इमिशन से कुछ फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे और सेल्फ इमिशन स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, यानी कि उसमें कोई भी कोहेरेंट नेचर नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ इमिशन करेंगे और करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, मेटा स्टेबल स्टेट तक। कुछ एटम ग्राउंड स्टेट तक भी सेल्फ इमिशन करेंगे, लेकिन हम उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ही एटम होंगे, गिने चुने बहुत ही कम नंबर के एटम होंगे जो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एटम ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट तक आएंगे सेल्फ इमिशन करके। ठीक है, सेल्फ इमिशन में कोई भी कोहेरेंट नेचर नहीं होगा, यानी कि इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा जो भी इमिशन होगा। ठीक है, अब जब ये मेटा स्टेबल स्टेट में आ गए, मेटा स्टेबल स्टेट में एटम्स की संख्या इंक्रीज कर गई। अब हमने किया क्या, एच न्यू का फोटोन रिलीज किया, एच न्यू फोटोन इंसिडेंट फोटोन रिलीज किया और एच न्यू की एनर्जी एग्जैक्टली है कितनी, मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, अब एच न्यू का फोटोन जब हमने इजेक्ट किया, यहाँ से छोड़ा, तो एच न्यू का फोटोन जब मेटा स्टेबल स्टेट के फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद जो मेटा स्टेबल स्टेट का फोटोन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो होगा कि वो भी एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट की जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, और एक फोटोन ऑलरेडी उसी एनर्जी का था, यानी कि फोटोन की एनर्जी और एटम के ग्राउंड स्टेट में आने की एनर्जी, दोनों की एनर्जी कंबाइंड हो जाएगी और स्टिमुलेटेड इमिशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लेजर एक्शन होता है, यानी कि लेजर बीम इंक्रीज करती है। हो सकता है यहाँ पर हमने सिर्फ एक मेटा स्टेबल स्टेट बनाई है, लेकिन कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 या 3 भी मेटा स्टेबल स्टेट हो सकती हैं, वहाँ पर भी लेजर एक्शन इसी प्रोसेस से होता है। आगे के वीडियो में हम आपको एक रूबी लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र से रिलेटेड कोई अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जो कि आपकी बीएससी के टॉपिक को कवर कर सकता है, प्रैक्टिकल के टॉपिक को कवर कर सकता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर सकता है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।